एक से ज्यादा हो गया, आपको भूख लग रही हो तो ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मेरठ एक ऐतिहासिक धरती। 1954 में बाबा साहब यहाँ आए थे, मेरठ कॉलेज में उनका प्रोग्राम, और मेरठ कॉलेज में लोगों ने उनको चंदे दिए थे। और चंदा इसलिए उन्होंने लिया था क्योंकि जो दिल्ली में रानी झांसी रोड पे जहां पे अंबेडकर भवन है, वहां पर वो कॉलेज खोलना चाहते थे। बाबा साहब, आज मैं फोकस रखूंगा एजुकेशन पे रखूंगा सर, और विशेष रूप से मैं दलित समाज के लिए बोलूंगा, बाकी लोग को ठीक लगे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाबा साहब 3 तरह के चंदे लेते थे। एक इमारत फंड में, एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए, और तीसरा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के। और एक एक पाई का हिसाब देते थे, एक एक पैसे का हिसाब देते थे, सार्वजनिक फंड जो लेते थे। आज क्या वो नैतिकता, नैतिक बल आज के नेताओं में है? बाबा साहब कर्जदार होकर उनकी मृत्यु हुई, कर्ज में थे वो। तो ये सवाल आज के समय में, ये सवाल उठना जरूरी है। अगर हमारे जो लोग हैं सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, अगर उनमें इतना नैतिक बल नहीं है तो जो भी समाज को मिला था वापस जा रहा है, कोई बचा भी नहीं पा रहा। जितने मुद्दे यहां रखे गए हैं, जाति जनगणना के बाद देश में सत्ता, संसाधन व संस्थानों में हिस्सेदारी, देश में बढ़ते निजीकरण के फलस्वरूप समान अवसर कैसे स्थापित, आर्थिक व सामाजिक समानता की प्राप्ति कब तक, देश में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण कैसे हो, इससे जरूरी सवाल। जब वोट का अधिकार बचेगा तब ना, वोट का अधिकार बचेगा तब ना ये सब आप मांग करेंगे। गौतम साहब बैठे हुए हैं, 2018 से लगातार चुनाव में धांधली की बात हम लोग उठाते रहे, लगातार। अब तो खुल के सामने आ गया, अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ दिए रहते तो ये लड़ाई हम जीत लेते। ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते रहे। अरे वोट का अधिकार आपको नहीं पता है कैसे मिला है। 1950 के पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। इनकम टैक्स पे करने वाले और संपत्ति का क्राइटेरिया था, वही लोग वोट दे सकते। साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब जब पेश हुए, दस्तावेज दिया, तो पहली बार यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, सार्वमताधिकार का मसला उठाया। इतने संघर्षों के बाद ये वोट का अधिकार मिला था हमें। पहले तो बूथ लूट लिए जाते थे, और अब हमें कितना ही वोट देना है तो ये मशीन आ गया, और कई तरह की हेराफेरी है। तो राहुल जी ने अभी प्रोग्राम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, और ये सवाल तो हम लोग कितने साल से उठा रहे हैं। तो जो अधिकार मिला है पहले वोट देने का, सरकार तो उसी से बनेगी ना, वोट से। अगर वोट का अधिकार नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। मनमाने से सरकार काम करेगी और आपका छीना जा रहा है। बांग्लादेश में आपने देखा ना, बांग्लादेश में विद्रोह हुआ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ हुआ कि नहीं? भारत नहीं आई। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, कमिश्नर ने खुलेआम इस बात को स्वीकारा था कि इलेक्शन में हेराफेरी हमने की है, कुछ लोगों को जितवाया। 7-7 चरण में चुनाव हो रहा है, कहां कम टाइम लग रहा है? 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना रिजल्ट आने में लग रहा है। तो सबसे पहले आह्वान है इस मंच से,
कि बहुत जल्दी हम लोग, जैसे SC/ST एक्ट पे हुआ था, जैसे रोस्टर के सवाल में हमने किया था, बहुत जल्दी आपको जो है ना प्रदर्शन करना पड़ेगा। चुनाव आयोग का ऑफिस जहां जहां है वहां पर घेरना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। दिखा। तो कल हम लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राजेंद्र पाल गौतम साहब थे, महमूद पराचा, सूरज यादव थे, मलिक साहब भी थे, बलराज मलिक। यह आह्वान हमने किया है देश भर में घूम घूम के, पहले इसके खिलाफ हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। ये सरकार हारती है, डरती है, हमने साबित किया है। रोस्टर के सवाल पे भी हम लड़े और सरकार को झुकाए। तो वोट का अधिकार बचा लीजिए, तब ये सब बचेगा, और नहीं तो सरेआम आप देख लीजिए क्या आपकी हक मारी। आपको पता है 1946 में 1056 ICS, जो IAS कहते हैं, 1056 ICS थे, उसमें से शेड्यूल कास्ट सिर्फ एक था। बाबा साहब ने क्या कहा उसी मेमोरेंडम में, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट वायसराय को उन्होंने सबमिट किया। उसी मेमोरेंडम में कह रहे हैं कि शिक्षा और नौकरी का सवाल हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। शिक्षा और नौकरी का सवाल हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हमारे सारे रास्ते बंद हैं। हम व्यापार नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम इजाजत नहीं देता। हम पढ़ नहीं सकते हैं। अगर हमारे हाथ में हथियार पकड़ाए रहते तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट। क्या आज शिक्षा और रोजगार का सवाल किसी नेता के एजेंडे पर है? इसमें इतने दलित बहुजन तमाम तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। कभी आपने शिक्षा के सवाल पर कोई सेमिनार देखा? स्कूल कॉलेज के क्या हाल है आप जानते हैं? उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर, अखबार में छपा। कोई आंदोलन है, कोई मूवमेंट है, कोई डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है। क्यों? हम मिडिल क्लास लोग जिनके दाल रोटी का इंतजाम हो चुका है, इंतजाम हो चुका है, अपने बच्चे के स्कूल का इंतजाम कर चुके हैं। क्या ये सवाल किसी सेमिनार में होता है? अभी मैं कुछ दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम में था। कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम में था, मंडल दिवस के अवसर में प्रोग्राम था, और चलिए ठीक। मंडल दिवस के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम था और ओबीसी के लोग काफी संख्या में थे, हम लोग भी थे। अच्छी बात है कि ओबीसी में चेतना आ रही है और कम से कम वो दिन, मंडल दिवस चाहे अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि हमारे साथ ऊपर मेरा ये आयोजन हमारा आयोजन है। ये जिम्मेदारी आपको और तो सभी से हमारे अब मैं एक्चुअली
हम लोग जो है ना, किसी को शुक्रिया कहना नहीं जानते, थैंक यू कहना नहीं। और मैं समझता हूं कि हम लोग ईमानदार लोग नहीं हैं। दलित मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन है, दलित मिडिल क्लास, उसका फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और सरकारी नौकरी से हुआ है। सरकारी नौकरी से हुआ है। क्या हमने थैंक यू बोला किसी को? स्पेशल कंपोनेंट की बात कर रहे थे, प्राचा साहब बात करके गए हैं। स्पेशल कंपोनेंट कौन लाया था ये पता है? इंदिरा गांधी लेके आई थी। कभी थैंक यू बोला? गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप में रिजर्वेशन मिला, थैंक यू किसी को बोला? नौकरियों में आरक्षण मिला, थैंक यू बोला? नहीं बोलते हैं। इसलिए जो रूलिंग एलिट है, रूलिंग एलिट समझ चुका है कि इस जमात में, दलित जमात में खाली इलेक्शन का कीड़ा काटा हुआ है, इलेक्शन का कीटाणु काटा हुआ है। इसको नौकरी, रोजगार, ये सबसे कोई मतलब नहीं। नहीं तो आप देखिए, विश्वविद्यालय महंगे होते जा रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैं नहीं पढ़ा सकता। कोई हलचल है कहीं? सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं, आप बोलेंगे कि बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान संविधान में कर दिया, तो कर दिया तो आरक्षण लागू हो गया, उसको लागू करें। संविधान क्यों हो रहा है? ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए। ये संविधान तो अभी, अरे असेंबली के 25 लोगों के भाषण दे रहे हैं, लागू करने वाले लोगों की कैसी है उस पर डिपेंड करता है। संविधान अच्छा हो, लागू करने वाले बुरे हो, संविधान खराब हो। संविधान बुरा हो, लागू करने वाले लोग अच्छे हो, संविधान अच्छा हो। 1980 के दशक, 1980 के दशक में कह रहा हूं, महज 30 साल इंडियन रिपब्लिक के, भारतीय संविधान के महज 30 वर्ष, 20 लाख एससी कर्मचारियों की फौज खड़े हुए। ये कोई कंट्रोल था? ये भारतीय रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक की शानदार उपलब्धि थी। उसको हमने सेलिब्रेट नहीं किया, सबको गाली दिया। अगर पब्लिक सेक्टर नहीं बने रहते, सरकारी संस्थाएं नहीं बनी रहती, तो आरक्षण जो है ना, विभाग में फोटो लगा के टांग देते हैं कि वहां आरक्षण है, जैसे अभी हो रहा है। जो मिला था वो वापस आ रहा है, सब लिए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा ओबीसी के जितने प्रोग्राम्स हैं, हमारे लोग, इंदिरा गांधी इमरजेंसी पे अभी बहस हो रही थी, तो हमने एक पोजीशन देखा, किसी के लिए होगा इमरजेंसी, इमरजेंसी नहीं आता। दलितों का 2500 साल से इमरजेंसी लगा हुआ है। इंदिरा गांधी ने जितने अफर्मेटिव एक्शन किए भारत के इतिहास में, जब इंदिरा गांधी जितने अफर्मेटिव किए, उसकी वजह से सरकारी नौकरियों की फौज खड़ी हुई। कभी किसी को शुक्रिया नहीं। सब मनुवादी हो गए, सब मनुवादी हो गए। अरे कुछ दोस्त भी तलाशिया, कुछ दोस्त भी तलाशिया। और जो दलित हिंदू राष्ट्र की पालकी ढूंढा वो कौन है? बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो 1951 क्लियर कट लिखा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे दल से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। और आज तो बेशर्मी से लोग टिकट ले रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। जहां का एक खाली आपको देगा मंत्री लगे झुंझुना बजाते रहना। अरे एक नौकरी में पढ़ा रहा हूं तो मुझे 3 लाख रुपए सैलरी है, एक नौकरी से पूरा परिवार चलता है, और वैकेंसी उसमें बहुत लिमिटेड है। बिजनेस की ओर बढ़िए, व्यापार करवाइए, बिजनेस मैनेजमेंट कराइए। 1943 में दिल्ली में ही बाबा साहब ने कहा था, श्रमिकों की सभा में, कि सत्ता तो मिल जाएगी, क्रांति तो हो जाएगी, चलाओ कैसे? बार बार पढ़िए
बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उनको इतिहास, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र की जानकारी हो, वो अंग्रेजी बोलना सीखे। ये सब बाबा साहब ने नहीं पढ़े। बाबा साहब जैसे मैं मंडल कमीशन में बोल रहा था कि अर्जुन सिंह का नाम भी नहीं लेता है लोग। क्यों? मैं मिला हूं अर्जुन सिंह से कई बार, और ओबीसी के रिजर्वेशन के सवाल पर मिला हूं मैं और सूरज मंडल था। वीपी सिंह का सेलिब्रेशन नहीं होता है। कौन आपके लिए करेगा? कुछ नहीं करेगा। जो भी कुछ करता है उसको आप भूल जाते हो। उन्हें तो अरे पावर एलीट से बात करना होता है, बातचीत करनी होती है। बाबा साहब जो है ना, बात करते थे वाइसराय से, मेमोरेंडम देते थे, बार्गेन करते थे। और आप कह रहे हो सरकार बनेगी तो हम सब कर लेंगे, तब तक जो है वो खत्म हो रहा है, जो है वो खत्म हो रहा है। देखिए, बाबा साहब की जिंदगी गुजर गई ये साबित करने में कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ। हम राष्ट्रीय जीवन में अल्पसंख्यक हैं, और यही आधार बना रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है। यही आधार बना। अच्छा, वो कहते थे कि पिछड़ा वर्ग अपनी सभा करे, सब अपनी सभा करे, कॉमन मिनिमम एजेंडा का हम साथ चले लागे। तो बाबा साहब अल्पसंख्यक है और आप कह रहे हैं बहुसंख्यक है। कंफ्यूजन हटाइए। दलित राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आप लड़िए। जो साथी आएंगे ओबीसी वाले लड़ेंगे, हम साथ खड़े होंगे, लड़े हैं। रोस्टर के सवाल में लड़ा। लेकिन ये मेरे समझ में नहीं आता है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव है, 5 साल में एक बार आएगा। जब बाबा साहब इंग्लैंड में गए थे वोट में 1335 पाउंड राजा महाराजाओं से चंदा लिया था। एक किताब ही ला रहा हूं, दलित राजनीति और चंदे का सवाल। किताबें इस पे बना रहा हूं। 1335 पाउंड लिया था। जानते हैं किस लिए? सोलापुर और वहां महाराष्ट्र में हॉस्टल खोलने के लिए। हॉस्टल खोलने के लिए पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी हॉस्टल खोले, कॉलेज खोले। सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में, और उसके बाद 1954 में महाराष्ट्र में मिलिंद कॉलेज। उन्होंने कहा कि अब मैं अपना ध्यान अब धर्मांतरण और शिक्षा में लगाऊंगा, राजनीति है मेरी दिलचस्पी अब उतनी नहीं। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों खोले? वो भी महल अपना बना लेते। उनके जन्मदिन पर, 60वें जन्मदिन पर 60,000 रुपए लोगों ने दिया था कि आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये इमारत बनेगा इससे, और शानदार इमारत बनेगा। मिलिंद कॉलेज के लिए हैदराबाद के निजाम ने 54 एकड़ जमीन फ्री में दिया, 12 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दिए, और मुझे लगता है कि लोन वापस किए नहीं होंगे। 56 में तो परिनिर्वाण हो गया। एजुकेशन मिनिस्टर उस समय सरदार देवेंद्र सिंह थे। 6 लाख रुपए लोन दिया। बाद में आपको पता है इंदिरा गांधी ने राइट ऑफ किया वो लोन, चुका नहीं पाए थे। इंदिरा गांधी ने राइट ऑफ किया 6 लाख रुपए। किस लिए? सवाल यही है, हमारे पार्लियामेंट में हमारे लोग जाए ना, कुछ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी पढ़ के आए अर्थशास्त्र, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके जाएंगे, मुद्दों की समझ होगी, बोलेंगे, तोता बनकर नहीं रहेंगे। किसी भी नेता से तो बुलवाना पड़ेगा, और इसके लिए जब तक आप जागृत नहीं हो, सवाल नहीं पूछेंगे। मैं लीडर से मिलता हूं, अपने व्यक्तिगत काम से नहीं मिलता, मैं एजेंडे पे मिलता हूं, मुद्दों पर मिलता हूं। मैं मिला था लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी से। मैंने पूरा दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो दिया था कि आप जब सरकार में आएंगे तो हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे। सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड साथ दिया था कि फेलोशिप में कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, जो बच्चा विदेश में एडमिशन हुआ सबको पैसा दो। इस साल 45 बच्चों को मिल रहा है, और भी इनकम क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपए।
क्लास 4 एम्प्लॉय का भी जो है ना से ज्यादा मिल रहा है, एक आदमी दूसरे यहां से ले रहा है। कोई न पार्लियामेंट में हलचल है न यहां हलचल है। तो मैं सिर्फ आपको ये जगाने जागिएगा तो जगह ठीक है, नहीं तो हमें हम तो करेंगे ही करेंगे। हम सुधर सकते, बिगड़ गए। एजुकेशन खत्म, सब कुछ खत्म, ये समझ लीजिए। नौकरियां लाखों लाख नौकरियां मिल सकती है, अभी भी है, अभी भी है। आधा अपन बच्चों कर दिया, प्राइवेट हो गया, कोई हलचल नहीं। बाबा साहब ने जो आपको राइट्स दिए, किस लिए दिए थे? ऐसा है कि आप पैसे आपने खर्च नहीं किए, करोड़ों करोड़ों चंदा दिया आपने, करोड़ों करोड़ों यही सरकारी बाबू लोग चंदा दिया, लेकिन एक बढ़िया अपना कॉलेज खोलने के लिए पैसा नहीं दिया। रिसर्च में हमारा समाज एक ढेला नहीं खर्चा करता है, कुछ नहीं। झूठ बोलेंगे ना मुकेश सिंह जी को कि चलिए आपका टिकट कंफर्म कराते हैं विधानसभा, तो 2 करोड़ रुपया लगे, ऐसा है, लोग आते हैं। लेकिन बोलेंगे रिसर्च में हिस्ट्री, बाबा साहब ने कहा था हिस्ट्री शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, है? लेकिन हिस्टोरियन कहां है, इतिहासकार कहां है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहां है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है समाज का? बोले 2 साल का छुट्टी ले रहा है भाई, इसको स्कॉलरशिप दीजिए, कोई स्कॉलरशिप दलित समाज ने बनाया? एक बार एक बच्चे को लंदन भेजने के लिए हमने क्राउड फंडिंग की थी, एक को जर्मनी भेजने के लिए, एक बच्ची अभी कलकत्ता में तैयारी कर रही है, उसको 5.5 लाख दिए, एक को 25 लाख दिए थे। ये इसलिए कह रहा हूं कि एक रास्ता दिखाया था कि आप सरकार जब विड्रॉ कर रही है तो समाज भी इसके लिए खड़ा हो। अभी भी कल मेरे पास एक लड़का आया था, ये लोगों हमारे दिल्ली के साथियों ने क्राउड फंडिंग किया है उसके लिए, कोई मतलब इस तरफ ध्यान नहीं है। हायर एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब सिंपल एजुकेशन नहीं, बाबा साहब कहते हैं हायर एजुकेशन, इसमें चर्चा नहीं होती है, खाली चर्चा होती है कि भाई हमको टिकट मिल जाए और ये हो जाए। मैं अमूमन देखता हूं, इसी में से अभी बोल दूंगा कि 25 विधानसभा का टिकट बांटना है और 25 आदमी को 100 करोड़ का बिजनेस कराना है, कौन सा पसंद करेंगे? तो मैं जानता हूं कि 25 टिकट पसंद करेगा, पहले 100 करोड़ का बिजनेस पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए जो लोग हमारी आवाज भी उठा रहे हैं, खाली शत्रु मत तलाशिए, वर्ग मित्र भी तलाशिए। सारे चमचे हो गए, सारे मनुवादी हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। संविधान सभा में कितने दलित थे? एक, डॉक्टर अम्बेडकर। अगर उसमें कंसेंसस नहीं बनता कि दलितों को रिप्रेजेंटेशन आरक्षण दिया जाए, तो बाबा साहब अपने से लगा देते उसमें। रूलिंग एलीट के साथ डायलॉग हुआ ना, संवाद हुआ। यहां तो संवाद ही करना बंद है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे दलितों में गालीबाजियों की फौज आ गई, फौज। देखा आपने? थोड़ा सा डिविएट होइए, एक ढेला पढ़ा नहीं होगा, बात तो क्वेश्चन पे बुलेट उड़ रहा होगा। कुछ काम की बात कीजिए, एजुकेशन, रोजगार, ये सब बात कीजिए। देखिए आप ही वो गाली देना सब कुछ मिला। ₹1 लाख कर्जा चुनाव
सोशल कोलैबोरेशन करना होगा। यहां पर लड़ी नहीं, सबको खाली शत्रु तलाशने में पूरी ऊर्जा खराब कर, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ये भी शत्रु, ऐसे होता है क्या? इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं, एक कॉमन इशू पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। लोग में भी हलचल नहीं है, मिडिल क्लास थोड़ा एसी में रह के रेस्ट ज्यादा ले लिया है। एसी में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन खून के उबाल में जो ठंडा ही नहीं आना चाहिए। खून के उबाल का मतलब डंडा चलाना नहीं है इधर। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे गौतम साहब भी बोलेंगे, समय आपका बहुत ले लिया। थैंक यू।